हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में वादा किया था, हमने क्या कि अगला इलेक्ट्रॉनिक का, ध्यान से समझना, ये इलेक्ट्रॉनिक का ही तीसरी क्लास है। ठीक, कलर यहाँ से चेंज कर लेते। ये इलेक्ट्रॉनिक की कौन सी क्लास है? तीसरी क्लास है। और इसके पहले इलेक्ट्रॉनिक का जो लॉजिक गेट टॉपिक होता है उसमें हम लोगों ने 2 वीडियो ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, जिसमें 25-25 क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चन हम लोग लॉजिक गेट के 50 क्वेश्चन हम लोग लॉजिक गेट के पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक के। और ये इलेक्ट्रॉनिक की तीसरी क्लास है और आज हम लोग नया टॉपिक सीखेंगे और उसके 25 क्वेश्चनों का पूरा क्लियर करेंगे। जंक्शन डायोड या संधि डायोड एंड ट्रांजिस्टर। आप सभी लोग जानते हो इलेक्ट्रॉनिक हमारे दैनिक जीवन के लिए कितना इंपॉर्टेंट। इसके पहले जो हम लोगों ने लॉजिक गेट पढ़ा कितना इंपॉर्टेंट था, इनपुट आउटपुट क्या सारी विशेष हमने चर्चा की थी। और जंक्शन डायोड यानी संधि डायोड, ठीक, और 12th में आपने पढ़ा होगा इन चीज़ों को। और ये ट्रांजिस्टर। तो डायोड होता क्या है, और क्वेश्चन तो हम 25 की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन कुछ आपसे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कि आपको तो ये पता होना चाहिए डायोड क्या होता है, ट्रांजिस्टर क्या होता है। जब तक आप ये नहीं सीखने का प्रयास करोगे, रटने वाला काम आप बंद कर दीजिए। हम बार बार हर एक वीडियो में ये बात बोलते हैं, अगर आपको फिजिक्स में अच्छा होना है तो रटना बंद कीजिए, सीखना चालू कीजिए और हम आपको सिखाएंगे। देखो, डायोड का काम होता है एसी को डीसी में बदलना। ऐसा कोई उपकरण कभी आपने सोचा, जैसे हम लोग फ़ोन चार्ज करते हैं, थोड़ा सोचना, माइंड पे जोर डालना। आपने चार्जर लगाया बोर्ड में, ठीक, एसी आया, वहाँ से चार्ज होता है। जब लाइट चली जाती है तो ये वापस क्यों नहीं जाता है? बात को समझो। यानी ये सिर्फ दे रहा है करंट, ले क्यों नहीं पा रहा? यानी फोन से करंट निकल कर उल्टा बोर्ड में क्यों नहीं जा रही? कभी कभार ऐसा होता है, तो डायोड की खराबी के कारण। बात समझ में आ गई? तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये जो डायोड होता है, ध्यान से समझो, हम लोगों को डायोड के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और दूसरा ट्रांजिस्टर। जब तक आप इनको सीखोगे नहीं कि हमारे दैनिक जीवन में इनका उपयोग कहाँ है, तब तक आप फिजिक्स को रटते ही रहोगे। और बस ज़्यादा से ज़्यादा हम कहते पेपर निकल भी जाएगा तो नौकरी लग जाएगी, लेकिन हम ये नहीं सीख पाएंगे कि ये होते क्या है। तो सीखते हुए चलो, यही फिजिक्स का काम है। डायोड और ट्रांजिस्टर। डायोड देखो, जैसे हम लोगों को जो अल्फ़ाबेट हम लोग जो पढ़ते हैं वो सिंबल कुछ इस टाइप से होता है, ठीक। इसको पी क्षेत्र बोल देते हैं और इसको एन क्षेत्र। पी मतलब पॉजिटिव, ठीक है ना, और एन मतलब निगेटिव। इतनी बात समझ में आ गई? पी मतलब पॉजिटिव और एन मतलब निगेटिव। तो हम लोग जो किताबों में पढ़ते हैं वो ऐसा पी एन संधि डायोड बना होता है। इतनी बात समझ गए? ऐसा पी एन संधि डायोड बना होता है। और जो उपकरण होते हैं उनको आप गौर से देखोगे, वो कुछ इस टाइप से बने होते हैं, ठीक। एक तरफ पूरा ब्लैक होगा इस टाइप से, और एक तरफ ऐसे सिल्वर जैसा दिखेगा, ठीक। और इधर होता है आपका एनोड यानी पॉजिटिव वाला सिरा, और इधर होता है कैथोड यानी निगेटिव वाला सिरा। तो हम लोग जो यूज करते हैं वो इस टाइप से आते हैं। एक तरफ ब्लैक होते हैं, वो होता है एनोड वाला सिरा, और एक तरफ व्हाइट होता है, वो होता है कैथोड यानी निगेटिव वाला। तो होते उपकरण ऐसे, लेकिन हम लोग सिंबल में जो लिखते हैं यानी जो समझते हैं वो इस टाइप का फिगर होता है। तो डायोड हम लोगों को पता होने चाहिए यूज क्या होता है। जैसे देखा होगा सोलर प्लेट लगी होती है, तो जब सूर्य की किरणें पड़ी तो करंट को बैटरी में भेज दिया। रात के समय में बैटरी से वापस क्यों नहीं जा रही है, ठीक। तो वहाँ पर डायोड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। ये कुछ बेसिक था। अब ज़्यादा इसमें चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम 25 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराने वाले हैं। थोड़ा सा इसके बारे में सीख लो। ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या होता है? ट्रांजिस्टर वो उपकरण है जो हमारी एक तरफ से, यानी जो ध्वनि, जैसे टीचरों के लिए बहुत फायदेमंद होता है ट्रांजिस्टर। कैसे? जैसे हम बोल रहे हैं, इस माइक में ट्रांजिस्टर लगा है। इस माइक में क्या लगा है? ट्रांजिस्टर। हम जो बोल रहे हैं वो है यांत्रिक तरंगे। तो क्या है? यांत्रिक तरंगे। यानी और यांत्रिक तरंगों को, यानी ये ऑडियो वेव है, इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब जैसे यहाँ पर ये जो देख रहे होगे आप, जैसे ये है, ठीक, ये लगा है, तो इसमें ट्रांजिस्टर लगा है। इसमें क्या लगा है? ट्रांजिस्टर। इसके अनुसार हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हम कम पे कर देंगे तो बोलेंगे हम इतना तेज, लेकिन आपको आवाज़ कम सुनाई देगी। अगर बढ़ा देंगे, हम उतनी ही तेज बोले लेकिन आवाज़ बढ़ देगी। तो ये काम कौन कर रहा है? ट्रांजिस्टर। इसके अंदर क्या लगा? ट्रांजिस्टर। ऐसे हम लोगों की जानकारी होनी चाहिए। अब जैसे देखा होगा, अब जैसे आप लोग वीडियो देख रहे हो फ़ोन में, समझना ध्यान से, हमने जो बोला ये ऑडियो वेव को ये ट्रांजिस्टर कन्वर्ट कर रहा है रेडियो वेव में। इसमें यानी ये यांत्रिक तरंगों को यहाँ रेडियो वेव में कन्वर्ट कर रहा है। आपने जब घर में जाके फ़ोन खोला और आप इस समय सुन पा रहे हो, तो ये पुनः फिर रेडियो वेव को ऑडियो वेव में कन्वर्ट करके आपके कानों में, तब आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हो। तो सोचो, यानी अगर आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह ले जानी, जैसे अंतरिक्ष यात्री होते हैं, समझना थोड़ा ध्यान से, अंतरिक्ष यात्री होते हैं, क्या वहाँ पर ध्वनि का चलना संभव है? नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर निर्वात है, ठीक, वैक्यूम में, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो समझो, जैसे हम लोग बोलते हैं, वहाँ पर जो वो लोग बोलते हैं, देखा होगा पूरा एकदम सूटकेस जैसा पहने होते हैं, पूरा उनका जो
जो भी अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनका पूरा एक ड्रेस होती है, ठीक, व्हाइट कलर की। देखा होगा आपने यूट्यूब पे या कहीं भी आप देख सकते हो। तो वो लोग बोलते हैं वो ऑडियो वेव, यानी क्योंकि जो रेडियो वेव है, ऑडियो वेव के चलने के लिए माध्यम चाहिए, रेडियो वेव के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। तो अंतरिक्ष यात्री भी ये ट्रांजिस्टर ना होता तो वहाँ काम भी आसान ना हो पाता। यानी ट्रांजिस्टर का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोग है। हम यहाँ बोल रहे हैं, आप किस स्टेट से, किस शहर से हमको सुन पा रहे हैं, ये ट्रांजिस्टर के कारण ही संभव हो पाया। थोड़ी सी जानकारी देनी जरूरी थी ताकि आपको पता होना चाहिए कि ट्रांजिस्टर और डायोड होता क्या है। क्यों लिखा है संधि डायोड और ट्रांजिस्टर, ठीक, जंक्शन डायोड और ट्रांजिस्टर का तो ये पहला क्वेश्चन है, लेकिन इसके पहले 50 क्वेश्चन हो चुके क्योंकि टॉपिक वही चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक। क्लियर हो गया ना? अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे तो दोनों जरूर बाद में देख लेना। अब समझो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है। पहला ही क्वेश्चन लिखा हुआ है, 3 पदार्थों के ऊर्जा बैंड चित्र में दिए गए हैं। 3 पदार्थों के ऊर्जा बैंड चित्र में दिए गए हैं, जहां V संयोजी बैंड तथा C चालन बैंड है। कह रहा है ये पदार्थ क्रमशः है। अब देखो ध्यान से, चालन बैंड और संयोजी बैंड, ठीक, इन दो की विशेष चर्चा। और चालक, अचालक, अर्धचालक क्या होते हैं? देखो, चालक वे पदार्थ होते हैं जिनके चालन बैंड में भरे होते हैं और संयोजी बैंड खाली होते हैं। और भरे किससे होते हैं? इलेक्ट्रॉन से। समझो, यानी अगर आपको चालक के बारे में पता करना है तो उसके चालन बैंड भरे होंगे इलेक्ट्रॉनों से और संयोजी बैंड खाली होंगे। आप अपने नोटबुक में लिखते रहिए। तो उसको हम लोग कहते हैं चालक। और जो भी, जैसे ये फिगर आपको कुछ दिए गए, देखो ध्यान से, जैसे ये फिगर ऐसे एक बना दिया, ठीक, और दूसरा फिगर हमने यहाँ पर, समझना ध्यान से। और ये जो बीच का गैप आप देख रहे हो, बीच का जो ये गैप देख रहे हो, इसको कहते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। इसको क्या बोलते हैं? वर्जित ऊर्जा अंतराल, ठीक, फॉरबिडन एनर्जी गैप। अगर इसके बीच का गैप बहुत ज़्यादा है, ध्यान से समझो, अगर गैप बहुत ज़्यादा है तो वो होते हैं अचालक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसुलेटर, या हिंदी में आप कुचालक भी बोल सकते हो, विद्युत रोधी भी बोल सकते हो। अगर गैप बिल्कुल कम है तो चालक, थोड़ा सा ज़्यादा यानी 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे आप समझो, ठीक। अगर 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ये होते हैं चालक। यानी संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच अगर वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत कम है, ना के बराबर, उसको हम लोग कहेंगे चालक। क्या कहेंगे? चालक। अगर ये लगभग 1.1 या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए तो ये हो जाते हैं अर्धचालक। ये क्या हो जाते हैं? अर्धचालक, जिसको हम लोग कहते हैं सेमीकंडक्टर, इंग्लिश में भी आप लिखते रहना। और अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा हो जाए, क्या? फॉरबिडन एनर्जी गैप, जिसको हम लोग ईजी बोलते हैं, ठीक, ये सब ईजी के मान लिखे हुए हैं, तो उसको हम लोग कह देते हैं अचालक। इतनी बात समझ गए? चालक वे होते हैं जिनमें चालन बैंड इलेक्ट्रॉनों से भरे होते हैं और संयोजी बैंड खाली होते हैं। अर्धचालक वे होते हैं जो, ध्यान से समझो, अर्धचालक और अचालक ये एक जैसी डेफिनेशन में होते हैं। जैसे इस फिगर में समझो, ये क्या लिखा हुआ है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें देखो बिल्कुल गैप नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपका? चालक। इसमें बहुत ज़्यादा गैप है तो ये क्या हो जाएगा? अचालक। ध्यान से समझो, हमने क्या बताया, अगर फॉरबिडन एनर्जी गैप यानी वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत ज़्यादा है तो वो अचालक, बिल्कुल नहीं है तो चालक, तो ये क्या हो जाएगा? अर्धचालक, ठीक। और क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया है, कह रहा है कि इनका क्रम बताना है। तो पहला वाला क्या है? अर्धचालक, पहले अर्धचालक या तो बी हो सकता है या तो सी, ये दोनों तो होंगे नहीं। फिर क्या है? चालक। फिर क्या है? कुचालक। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बी भी नहीं हो। क्लियर हो गया ना? अगर फॉरबिडन एनर्जी गैप, वर्जित ऊर्जा अंतराल बिल्कुल ना के बराबर है, बिल्कुल ना के बराबर है तो चालक, जैसे इसमें फिगर में आप देख रहे होंगे, चालक हो गया। अगर लगभग 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम तो अर्धचालक, और 3 से ज़्यादा 6, 7, 8, 10 इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो होते हैं अचालक। तो इसका क्रम आपसे पूछा गया, तो पहला था अर्धचालक, दूसरा था चालक और तीसरा था कुचालक। तो ये हो गया इसका आंसर। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन देखते हैं, 52 नंबर। क्या लिखा हुआ है? लिखा है परम शून्य ताप पर शुद्ध जर्मेनियम। समझो, परम शून्य ताप आपका 0 केल्विन होता है या माइनस का 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। डिग्री सेंटीग्रेड में इसको बोल देते हो, केल्विन में ये। कह रहा परम शून्य ताप पर शुद्ध जर्मेनियम का क्रिस्टल व्यवहार करता है। जर्मेनियम क्या होता है? अर्धचालक। जर्मेनियम क्या होता है?
जर्मेनियम और सिलिकॉन। ठीक, ये दो अर्धचालक होते हैं और इन्हीं की चर्चा ज्यादातर की जाती। कह रहा है जर्मेनियम और सिलिकॉन। ठीक, इसमें कह रहा है परम शून्यता पर शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल व्यवहार करता है किसकी तरीके, तो ये करता है पूर्ण आचालक। कहीं ऑप्शन दिया गया है पूर्ण आचालक की तरह। ठीक, तो देखते हैं पहला ऑप्शन पूर्ण चालक नहीं होगा, अब लिखा पूर्ण चालक के बाद बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये परम शून्यता पर शुद्ध जर्मेनियम पूर्ण अचालक के तरीके व्यवहार करता है। और जब इसका ताप बढ़ाते हो, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जब हम लोग अर्धचालकों का ताप बढ़ाते हैं तो उसकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ध्यान से समझो। जो ये गैप होता है, ठीक, ये हो गया ऊपर आपका चालन बैंड, ये हो गया संयोजी बैंड, ये चालन बैंड कंडक्शन बैंड और ये संयोजी बैंड हो गया। ठीक, अब ध्यान से समझो वैलेंस बैंड। ठीक, अगर ऐसे इनको बना दीजिए थोड़ा सा फिगर। ठीक, इसको समझो ध्यान से। अगर हम लोग अर्धचालकों को गर्म करें, उनका टेम्परेचर बढ़ाएं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कुछ इसमें चले जाते हैं। समझो ध्यान से, जब तक आप समझोगे नहीं, इसके इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाते हैं। ठीक, तो अर्धचालकों का जब ताप बढ़ाया जाता है, जब अर्धचालकों का ताप बढ़ाया जाता है तो उनकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, लिख लीजिए। तो जब अर्धचालकों का ताप बढ़ाते हैं तो उसकी चालकता बढ़ जाती है, अर्थात वो धीरे धीरे चालक बनने लगते हैं। उसी का रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर परम शून्यता पर शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल व्यवहार करता है, यानी किसकी तरह, तो पूर्ण अचालक की तरह। अभी तो ये इंसुलेटर है, जब आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसके जो वैलेंस बैंड थे, इसके इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, यानी अंतराल बीच का कम होएगा, तो धीरे धीरे ये बन जाएंगे चालक। तो ताप बढ़ाने पर चालकता, देखो कॉन्सेप्ट को समझो, फिर से समझो, किसी किसी को नहीं समझ में आया होगा। जब आप गर्म करोगे, इससे इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे तो बीच का गैप कम होगा, बीच का गैप कम होगा, तो अर्धचालक धीरे धीरे शिफ्ट होंगे किसमें, चालक में, तो चालकता इसका मतलब बढ़ रही। तो ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ती है और वो बन जाते हैं चालक। लेकिन परम शून्यता पर ये कुचालक के तरीके व्यवहार करते हैं, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे चालकता बढ़ती जाएगी और वो चालक बन जाते हैं। तभी अर्धचालक क्या होता है, वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम तथा अचालकों से ज्यादा होती है। यही सब आप पढ़ते हो थ्योरी में, तो वही तो कॉन्सेप्ट हम लोगों को सीखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। 53 नंबर क्या लिखा है, लिखा है एन प्रकार का अर्धचालक वैद्युत से। अब देखो, जैसे कुछ लोग देखते हैं एन प्रकार, ठीक, जैसे कुछ लोग देखते हैं एन टाइप या एन प्रकार, तो उनके मन में तुरंत ये आ जाता है इलेक्ट्रॉन वाला। और जैसे बोलते हैं पी टाइप यानी पी प्रकार, समझना ध्यान से, तो वैसे ही उनके मन में आ जाता है कोटर। ठीक, जिनको होल्स भी आप बोलते हो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। लेकिन जल्दबाजी में एन प्रकार, एन मतलब होता है निगेटिव, तो ये देख के ऋणात्मक मत कर देना, यही काम गलत कर दो। समझ गए ना बात को, यानी कहने का मतलब ये है, कह रहा है एन प्रकार का अर्धचालक वैद्युत से होता है, तो ये वैद्युत से उदासीन होता है। कैसा होता है, उदासीन। अब ये मन में विचार जिन लोगों के आता है, देखो एन टाइप, समझो एन टाइप तो ठीक है यहाँ तक कि एन टाइप निगेटिव हो गया, निगेटिव कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन से। और पी टाइप होता है कोटर, वो कैसे होगा, होल्स से। ठीक है ना, एच लिख दीजिए यहाँ पर ऐसे। तो पी टाइप पॉजिटिव और एन टाइप निगेटिव, वो ठीक है। लेकिन आपसे पूछा गया कि एन प्रकार का अर्धचालक, यहाँ पे ध्यान दो ना, क्या लिखा है, वैद्युत से कैसा होता है, तो वैद्युत से उदासीन होता है, जल्दबाजी में ऋणात्मक मत करना। ठीक, ये हो जाएगा इसका आंसर 20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 54 नंबर। ठीक, ऐसे आप नोटबुक में जितने भी पॉइंट हम बताते हैं आप सीखते चलिए। ठीक है, एन प्रकार के अर्धचालक में वैद्युत चालन का कारण है। अब ध्यान से समझो, कह रहे जो एन प्रकार के हैं, जो एन प्रकार के अर्धचालक होते हैं, ध्यान से समझो, एन प्रकार के अर्धचालक में वैद्युत चालन किससे होता है, तो ये होता है इलेक्ट्रॉनों से। ठीक, और इसमें अभी अधूरी जानकारी दी गई, ऑप्शन के अनुसार हम लोग इलेक्ट्रॉन सही कर रहे हैं। लेकिन एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक अगर पूछा जाए तो इलेक्ट्रॉन, और अल्पसंख्यक वाहक होते हैं कोटर। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कह रहा एन प्रकार के अर्धचालक में वैद्युत, एन मतलब निगेटिव कब ज्यादा होंगे, जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। इस वजह से जो मेन कारण है वो किसका है, इलेक्ट्रॉन का। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर। 55 नंबर में लिखा हुआ है किसी एन प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक होते हैं। अब देखो वही जो क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, कह रहा है एन प्रकार के। अब कुछ लोगों को जैसे एन देखते हैं तुरंत ढूंढते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ लिखा और तुरंत सही करते, केवल इलेक्ट्रॉन लिखा, पहला ऑप्शन सही करके आ जाओगे। यकीन मानो आपने गलत भी कर दिया और 0.25 की माइनस मार्किंग की कटौती भी कर ली। जल्दबाजी नहीं करनी, समझो। कह रहा है किसी एन प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते तो हैं, क्योंकि निगेटिव बना रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा संख्या में कोटर भी होते हैं कम।
अब देखो केवल इलेक्ट्रॉन अगर आप सही कर दोगे गलत हो जाएगा, केवल कोटर ये तो हो ही नहीं सकता। फिर देखो लिखा है दोनों, लिखा है अल्प संख्या में इलेक्ट्रॉन, अगर अल्प संख्या में इलेक्ट्रॉन होंगे तो एन टाइप नहीं बनेगा, ये भी गलत। फिर देखा लिखा है दोनों, लिखा है अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन, यानी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बहुत ज़्यादा संख्या में, तथा अल्प संख्या में कोटर यानी जो होल्स होते हैं वो भी कम संख्या में। तो ऑप्शन इसका डी सही होगा, ए सही नहीं होगा। क्लियर हो गई बात ना? तो ध्यान से समझो, जब भी आपसे कहे किसी एन प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक होते हैं तो एन प्रकार यानी निगेटिव टाइप, ऐसे समझो आप। एन मतलब निगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चाहिए, तो अधिक संख्या में होंगे इलेक्ट्रॉन और कम संख्या में होंगे कोटर। ऑप्शन डी सही होगा। जल्दबाजी में पहला मत सही करना। आप क्या गलती कर सकते हो एग्जाम में, हम वो भी साथ में बता रहे हैं, ये गलती मत करना, क्योंकि ऐसी ही गलती से एक एक दो दो नंबर कम होने से सिलेक्शन रुक जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन 56 नंबर, क्या लिखा हुआ है? ठीक है, पी टाइप का अर्धचालक बनता है। आप देखो ध्यान से, पी टाइप जब एक जर्मेनियम क्रिस्टल में, अब देखो पी टाइप एन टाइप समझो। सबसे पहले थोड़ा सा चर्चा कर ले ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। अर्धचालक जो होते हैं, ठीक, जिनको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेमी कंडक्टर, क्या बोलते हैं? सेमी कंडक्टर। अर्धचालक अगर आपको पी टाइप बनाना है, ठीक, पी टाइप और एन टाइप, ठीक, एन टाइप और पी टाइप। देखो अगर आपको पी टाइप बनाना है तो 3 संयोजकता वाले, और आपको एन टाइप तो 5 संयोजकता वाले। इस बात को आप ध्यान रखो, कभी गलत नहीं होगा। और ऐसा क्यों है? अगर ये थ्योरेटिकल क्लास होती है यानी थ्योरी वाली, आप क्योंकि 25 क्वेश्चन भी करवाने हैं, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन इसका मेन क्या होता है कारण वो समझो। देखो पी टाइप कब होगा? जैसे होल्स, तो जैसे सिलिकॉन होता है, ठीक, तो सिलिकॉन के जब आप पूरे सिलिकॉन 16 तक जाते हैं, ठीक, ऐसे फिर ये सिलिकॉन लिखो, ऐसे कर करके बॉन्ड बनाते चले जाते हैं। तो सिलिकॉन और इसकी संयोजकता कितनी होती है? 4। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर डिटेल में आप जानना चाहो कि ये होता कैसे है, रटो मत, वही रटवा दिया जाता है कि पी टाइप बनाना तो 3 संयोजकता वाले, एन टाइप बनाना 5 संयोजकता वाले। लेकिन क्यों? आपके मन में विचार आना चाहिए क्यों। जब तक क्यों का जवाब नहीं आएगा तब तक फिजिक्स कमजोर ही रहेगी, समझ गए ना? अब समझो क्यों ऐसा होता है। सिलिकॉन की संयोजकता कितनी होती है? 4। कार्बन की भी जैसे 4 होती है, वो भी अर्धचालक में आता है। जर्मेनियम भी अर्धचालक में आता है। सिलिकॉन की बात करते हैं। अगर आपको देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। जब आप पी टाइप आपको बनाना है तो 3 संयोजकता वाले लाओगे, और 3 संयोजकता वाले में जब भी कोई, जैसे एल्यूमिनियम, ठीक, एल्यूमिनियम आपने रख दिया तो यहाँ होते कितने हैं? 4, और 3 संयोजकता वाले आप लाओ तो एक खाली जगह बच जाएगी, जिसको हम लोग बोल देते हैं होल्स। कॉन्सेप्ट को समझो। इस वजह से जब भी पी टाइप बनाना होता है 3 संयोजकता, अब देखो एन टाइप बनाना है यानी एक निगेटिव में ज़्यादा होना चाहिए, तो इसमें पंच संयोजित तत्व, जैसे आर्सेनिक, आर्सेनिक के 5 संयोजित तत्व होते हैं, तो सिलिकॉन के लिए 4 तो आपको चाहिए ही चाहिए। जब आप 5 संयोजन मिलाते हो तो उसमें हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन 5, 4 तो ये जगह अपनी अपनी पूरी घेर लिए, तो एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है एक्स्ट्रा। इस वजह से ये बन जाता है एन टाइप अर्थात निगेटिव, और यहाँ पर एक कम पड़ जाता है तो खाली जगह रहती है, तो उसको कहते हैं होल्स, या पॉजिटिव बोल सकते हैं, जिसको बोलते हैं पी प्रकार। क्लियर हुआ ना? तो वैसे आप डिफेंस के लिए रट्टा मान लीजिए, जैसे सब लोग रट लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या हमने समझा दिया, और जब भी इसकी थ्योरेटिकल क्लास होगी पूरा डिटेल में आपको समझाएंगे कि पी टाइप जब बनाते हैं 3 संयोजकता वाले क्यों लेते हैं और किस तरीके से उसमें जो होता है इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है। क्लियर हो गया ना? फिलहाल में यहाँ से आप पूछा क्या गया था, पी टाइप अर्धचालक कब बनता है? जब एक जर्मेनियम क्रिस्टल में 3 संयोजित अवद्रव मिलाए जाते हैं, तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अगर एन टाइप बनाना हो तो 5 संयोजी मिला देते हैं। क्लियर हो गया ना पॉइंट? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 57 नंबर, क्या लिखा है? लिखा हुआ है किसी जर्मेनियम क्रिस्टल को पी टाइप अर्धचालक में परिवर्तित करने के लिए अपद्रव तत्व की संयोजकता, फिर से वही आ गया, किसी जर्मेनियम यानी अर्धचालक क्रिस्टल में पी टाइप करने पे जब 3 संयोजकता वाले, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसका ऑप्शन ये अभी जो समझाया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर, क्या लिखा हुआ है? लिखा है पी टाइप के अर्धचालक में आवेश वाहक होते हैं। फिर गलती मत करना, अब देखो इसमें भी पहले केवल कोटर दे दिया, यही गलती करते हो, पहला ऑप्शन नहीं होगा। पी टाइप देख के कोटर तो ठीक है, लेकिन बात और ऑप्शन भी पढ़ो, जल्दबाजी नहीं। कह रहा इलेक्ट्रॉनों तथा कोटरों की समान संख्या, समान तो होती नहीं। कह रहा इलेक्ट्रॉनों की अधिक, समझो अगर इलेक्ट्रॉन आपने अधिक कर दिए तो वो एन टाइप हो जाता है, और कोटर कम तो तीसरा नहीं होगा। कह रहा कोटरों की संख्या अधिक, ध्यान से समझो। अगर आपको पी टाइप चाहिए पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव किससे आएगा? कोटर से, तो कोटरों की संख्या अधिक तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम, तो ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा। जल्दबाजी में पी देखकर कोटर और एन देखकर इलेक्ट्रॉन, ऐसी गलती कभी मत करना, पूरे ऑप्शन पढ़ो तब आप उसका चयन कीजिए कि कौन सा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर, क्या लिखा हुआ है? लिखा है अर्धचालकों में, ध्यान से समझो, अर्धचालकों में
वैद्युत चालन होता है। तो अर्धचालकों में कह रहा कोटरों से, इलेक्ट्रॉनों से, कोटरों तथा इलेक्ट्रॉनों से, ना तो कोटरों से ना। अब देखो इसमें अर्धचालक बोला है, यहाँ पर अब फिर से समझो, अर्धचालक बोला है उसने, पी और एन नहीं बोला है। तो जब वो अर्धचालक बोले, जब क्या बोले, अभी उसने सिर्फ अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर बोला है, अभी उसने पी और एन नहीं बोला, तो अभी आप पी टाइप भी समझ सकते हो और एन टाइप भी समझ सकते हो। ठीक, जब तक वो अर्धचालक कहे तब तक आप पी एन दोनों को लेके चलो। जैसे हम आपसे कहते हैं गोलीय दर्पण, क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण बोला तो अभी आप दोनों समझ सकते हो, उत्तल भी अवतल भी, क्योंकि दोनों गोलीय दर्पण होते हैं। और जब उसमें कंडीशन हम बोलते हैं कि उत्तल दर्पण, तब आप समझ जाओगे किसकी बात करें। वैसे ही जब अर्धचालक बोले तब आपको पी टाइप एन टाइप दोनों को लेके चलना। आप देखो पी कह रहा है वैद्युत चालन कैसे होगा, तो पी टाइप में अधिक संख्या में कोटर होते हैं, अधिक संख्या में कोटर ये होते हैं अधिक संख्या में, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं कम संख्या में पी टाइप के लिए। एन टाइप की कंडीशन क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं अधिक संख्या में, और जो कोटर होते हैं, जो कोटर होते हैं वो होते हैं कम संख्या में। तो जब अर्धचालकों की बात करें, ध्यान से समझो, जब अर्धचालकों की बात करें तो कोटर भी चाहिए और इलेक्ट्रॉन भी चाहिए। जब कंडीशन बोल दे वो कि पी टाइप या एन टाइप, तब आप उसकी डिटेल में जाओगे। तो अभी फिलहाल में ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, कोटरों तथा इलेक्ट्रॉनों दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। 60 नंबर में क्या लिखा हुआ है, लिखा है एन टाइप। ध्यान से समझो, एन टाइप के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेशवाहक होते हैं। अब देखो दिमाग लगाओ, एन टाइप, एन का मतलब निगेटिव, वर्ड पर फोकस कीजिए, एन मतलब निगेटिव। निगेटिव अर्धचालक जो होता है, यानी एन टाइप के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेशवाहक। तो निगेटिव कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। मोटी सी बुद्धि लगाओ आप, निगेटिव कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। और होल्स यानी कोटर कब होंगे, कम। अल्पसंख्या यानी कह रहा है एन टाइप के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेशवाहक होते हैं, तो अधिक संख्या में एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अल्पसंख्या में क्या होंगे, कोटर या होल। तो ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। जल्दी से आप ये क्वेश्चन को लिखते जाइए कॉपी में, और ऑप्शन के साथ, और जो हम आपको समझाते हैं इधर वो भी आप नोट करते जाइए साथ ही साथ। और अगर जानकारी अच्छी लग रही हो तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 61। लिखा है शुद्ध जर्मेनियम में कौन सा अपद्रव परमाणु मिश्रित कर दें कि यह पी टाइप। अब यहीं से पी टाइप यानी एक जगह खाली चाहिए। खाली कब मिलेगी, जब 3 संयोजकता वाले मिलाओगे। केमिस्ट्री अगर आपने ढंग से पढ़ी होगी तो हर एक बात अच्छे से क्लियर समझ में आ रही होगी। या तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, दूसरी भाषा में ऐसे पूछ सकता है, शुद्ध जर्मेनियम को पी टाइप, फोकस आपको क्या करना है, पी और एन देखना है। अर्धचालक बनाने के लिए उसमें मिलाया जाने वाला अपद्रव है। तो जब आपको पी टाइप मिलाना हो तब 3 संयोजकता वाला, और जब एन टाइप बनाना हो तब 5 संयोजकता वाला। 3 त्रिसंयोजी के लिए आप एल्यूमिनियम मिला सकते हो, और 5 संयोजी के लिए आर्सेनिक मिला सकते हो, एंटीमनी मिला सकते हो। ठीक, तो ये चीजें होती। अब देखते हैं ऑप्शन, पहला लिखा फास्फोरस, फिर लिखा एंटीमनी, फिर आर्सेनिक, फिर एल्यूमिनियम। पी टाइप बनाना है तो इसके लिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है, 3 संयोजी। यानी अब देखो ध्यान से, अब यहीं पर आप दिमाग लगाओ, पी टाइप बनाने के लिए त्रिसंयोजी चाहिए, वो क्या हो गया, एल्यूमिनियम। अब ये क्या लिखा, आर्सेनिक, ये क्या लिखा, एंटीमनी, ये क्या लिखा, फास्फोरस। तो ये सब जो लिखे हैं एंटीमनी, आर्सेनिक, ये हो गए 5 संयोजी। अगर एन टाइप बनाना होता तो इनमें से कोई एक ऑप्शन देता। क्लियर हो गया ना पॉइंट। फिलहाल में पी टाइप बनाना था, त्रिसंयोजी चाहिए, क्या मिला दोगे, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62 नंबर। लिखा हुआ है शुद्ध सिलिकॉन के, क्या लिखा हुआ है, शुद्ध सिलिकॉन के एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए इसमें अपद्रव पदार्थ मिलाते हैं। शुद्ध सिलिकॉन, शुद्ध सिलिकॉन, सिलिकॉन जर्मेनियम दोनों चीजें आ सकती है। कह रहा है शुद्ध सिलिकॉन के एन टाइप। अभी हमने बताया एन टाइप बनाना है तो 5 संयोजकता वाले, पी टाइप बनाना है तो 3 संयोजकता वाले। बार बार वो बात लिख रहे हैं। अब आपको ऑप्शन भी तो पता होने चाहिए कि किनकी संयोजकता 5 होती है, किनकी 3। यही नहीं पता तो नहीं कर पाओगे। अभी आपने देखा था एल्यूमिनियम पिछले में किया, यानी 30 संयोजकता, तो ये तो होगा नहीं। बोरान, लोहा नहीं, एंटीमनी। ठीक, एंटीमनी की संयोजकता कितनी होती है, 5। और बनाना क्या है आपको, शुद्ध जर्मेनियम के लिए क्या बनाना है, एन टाइप। क्या बनाना है, एन टाइप। तो एन टाइप बनाने के लिए 5 संयोजकता वाला तत्व चाहिए, तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, एंटीमनी। एल्यूमिनियम, बोरान, लोहा ये सब नहीं होंगे। एल्यूमिनियम 3 संयोजकता, अगर पी टाइप बनाना होता तो एल्यूमिनियम। क्लियर हो गया ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 63 नंबर। क्या लिखा है, लिखा है अर्धचालकों की चालकता, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ताप पर निर्भर नहीं करती है, ताप बढ़ने पर घटती है
ताप बढ़ने पर बढ़ती है और ताप घटने पर बढ़ती है। चारों ऑप्शनों को ध्यान से समझना, डिटेल से थोड़ा। कह रहा जो अर्धचालकों की चालकता, अभी हमने आपको क्या बताया कि जब अर्धचालकों का ताप बढ़ाते हैं तो वो धीरे धीरे चालक बनते हैं। कैसे? संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में जाते हैं तो फॉरबिडन एनर्जी गैप, बीच का वर्जित ऊर्जा अंतराल कम हो जाता है और वो धीरे धीरे कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी चालक बन जाते हैं। तो ताप पर निर्भर तो करता है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब अगर अर्धचालकों की चालकता, अगर आप ताप बढ़ाओगे तो क्या घटेगी? कभी नहीं, ये दोनों गलत हो जाएंगे। ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, बिल्कुल सही है। ध्यान से समझ लो कुछ और अर्धचालक से रिलेटेड पॉइंट जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि अर्धचालक का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उनका प्रतिरोध घट जाता है, लेकिन अर्धचालक का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उनकी चालकता बढ़ जाती है, ठीक है ना। और जिसका प्रतिरोध घट जाएगा प्रतिरोधकता भी घट जाएगी, और जिसकी चालकता बढ़ जाएगी उसकी विशिष्ट चालकता भी बढ़ जाएगी। तो ऐसे कर करके आप रिलेट करके पॉइंट को सीखते रहिए, समझते रहिए। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो अगर चालकता बढ़ रही है तो प्रतिरोध घट जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्लियर हो गया ना। तो इसका जो ऑप्शन है आपका कौन सा है? ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। क्लियर हो गया ना। यानी जो अर्धचालक होते हैं इनकी जो चालकता है वो ताप जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे चालकता भी बढ़ती जाएगी। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगर पूछ दे ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो प्रतिरोध उसका क्या हो जाएगा? घट जाएगा, जो लिखा हुआ है। ठीक, आप अपने कॉपी में जरूर लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64 नंबर लिखा हुआ कोटर, ठीक, जिनको होल या छिद्र बोल सकते हो, अधिक संख्या आवेशवाहक होते हैं। अब समझो, लिखा है नए अर्धचालक, एन प्रकार के अर्धचालक, पी प्रकार के अर्धचालक धातुओं में। अब देखो कोटर अधिक संख्या में, कोटर देखो एक एक वर्ड को आप सीखिए। कोटर अधिक संख्या में है, इसका मतलब पी प्रकार, और इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में हो जाते हैं यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन खुद निगेटिव होते हैं, ज्यादा है तो वो एन टाइप बनाएंगे। क्लियर सी बात है। कह रहा कोटर अधिक संख्या आवेशवाहक होते हैं किसमें? तो पी प्रकार में। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं? अगर कोटर अधिक संख्या में है तो पी प्रकार अर्धचालक होगा, और इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में है तो एन टाइप का अर्धचालक होगा। घुमाकर पूछा जा सकता है। कोटर अधिक संख्या में, यहीं पर अगर हम लिख दें इलेक्ट्रॉन कम संख्या में तो किसमें होंगे? तो इलेक्ट्रॉन कम तब भी पी प्रकार का। कोटर ज्यादा या इलेक्ट्रॉन कम तो पी प्रकार, इलेक्ट्रॉन ज्यादा कोटर कम तो एन प्रकार। ठीक, चारों टाइप से कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर। क्या लिखा हुआ है? लिखा है एक अर्धचालक डायोड के, ठीक, डायोड आ गया। डायोड का कार्य क्या होता है हमने शुरू में बताया था। ज्यादा डिटेल में चर्चा इस वजह से नहीं कि वीडियो लेक्चर फिर बहुत बड़े हो जाते हैं। जैसे पहले हमने ऑप्टिक्स का एक वीडियो लेक्चर कराया, 50 मिनट में 2-3 क्वेश्चन हो पाए, मुश्किल से 8 क्वेश्चन हो पाए, जबकि क्वेश्चन 25 करवाने थे। तो ज्यादा डिटेल आप थ्योरी सीखे, अगर नहीं सीखे तो जब हम थ्योरी पढ़ाएंगे, अभी प्रैक्टिस चले तो आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, एक अर्धचालक डायोड के पी सिरे को भू संपर्कित। अब देखो हमने क्या कहा, डायोड का सिंबल हम लोग लिखित में ऐसे बनाते हैं, और ये होता है इसका पॉजिटिव वाला, ये होता है निगेटिव वाला। इसको कह रहा है भू संपर्कित कर दिया गया है, पृथ्वी से जोड़ दिया गया है। ठीक, कह रहा है एन सिरे पर -2 वोल्ट का विभव लगाया गया है, यहाँ पर -2 वोल्ट का विभव लगाया गया है। कह रहा है चालन होगा यानी धारा बहेगी कि नहीं? चालन नहीं होगा, आंशिक चालन होगा, भंजन हो जाएगा। आप समझो ध्यान से, जब भी पी क्षेत्र को पृथ्वी से संपर्कित कर रहे हो और निगेटिव को निगेटिव से जोड़ रहे हो तो उसमें चालन होगा, यानी करंट का फ्लो होगा, जिसको आप पढ़ते हो अग्रभिनत और पश्चाभिनत के रूप में। फॉरवर्ड बेस्ड पढ़ते हैं ना, यानी जब अग्रभिनत होता है, यानी कहने का मतलब धारा कब बहती है? जब अग्रभिनत होगा, और जब पश्चाभिनत होगा तो धारा नहीं बहेगी। छोटा सा क्वेश्चन क्या बना दिया गया थ्योरी से निकालकर कि पी सिरे को पृथ्वी से, पी को पृथ्वी से भू संपर्कित कर दिया और एन को -2 वोल्ट का विभव लगाया गया, तो डायोड में क्या होगा? तो उसमें अग्रभिनत की कंडीशन बन जाएगी और उसमें चालन होगा, यानी करंट का फ्लो होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? पॉइंट क्लियर होना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 66 नंबर। लिखा हुआ पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में होते हैं। ध्यान से समझो, पीएन संधि डायोड अवक्षय परत, थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे। ऐसे मान लो, ठीक, ये हो गया, ये पी एन और ये संधि हो गई। ठीक, अब अवक्षय परत हम लोग इसको बोलते हैं, ध्यान से समझो क्या यार हो रहा। ठीक, अवक्षय परत हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक, ये हो गया पी क्षेत्र, ठीक, कोटर ज्यादा, एन क्षेत्र, इलेक्ट्रॉन। ठीक, इस टाइप से समझ लीजिए। कह रहे हैं जो पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में क्या होते हैं, तो जो अवक्षय परत होता है बीच में,
उसमें कह रहा क्या होता है, तो उसमें ना तो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये विचरण करते हैं, ठीक है ना। पीएन संधि डायोड जब आपने डिटेल में थ्योरी में सीखा होगा कि ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं, तो पीएन संधि डायोड का जो अवक्षय परत उसमें ना तो इलेक्ट्रॉन होते हैं और ना ही क्वार्टर, यानी यहाँ बीच में अवक्षय परत में कुछ भी नहीं होता। क्लियर हो गया ना, फिगर बना के हमने समझा दिया ताकि डाउट ना रहे। कह रहा पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में क्या होते हैं, तो केवल क्वार्टर नहीं, केवल इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन तथा क्वार्टर दोनों ही नहीं होते, तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 67 नंबर क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो। 67 नंबर में लिखा हुआ है 67, यानी पीएन संधि डायोड में उत्क्रम संतृप्त धारा का कारण है अल्पसंख्यक। अब देखो उत्क्रम, यहाँ पर ध्यान दो, कह रहा उत्क्रम संतृप्त धारा का क्या कारण है, यानी उत्क्रम संतृप्त धारा का कारण, और पूछा किसमें गया, पीएन संधि डायोड में, तो इसमें बहुसंख्यक होते हैं। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, पहला नहीं होगा, यानी अधिक संख्या बहुसंख्यक वाहक, जब तक बहुसंख्यक वाहक नहीं होंगे तब तक पीएन संधि डायोड में उत्क्रम संतृप्त धारा बनेगी ही नहीं। तो वही पूछा गया आपसे कि उत्क्रम संतृप्त धारा का कारण क्या है, तो बहुसंख्यक वाहक। तो यहाँ तक कितने हो गए क्वेश्चन, 67। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 68 नंबर पढ़िए क्या लिखा हुआ है। लिखा है एक अर्धचालक डायोड में विभव प्राचीर विरोध करता है मात्र, समझो, कह रहा है जो एक अर्धचालक डायोड होता है उस विभव प्राचीर किसका विरोध करता है, कह रहा है एन क्षेत्र में बहुसंख्यक वाहकों को, लिखा है पी क्षेत्र में बहुसंख्यक वाहकों को, फिर लिखा है दोनों क्षेत्रों के बहुसंख्यक वाहकों को, दोनों क्षेत्रों के अल्पसंख्यक वाहकों को। अब ध्यान से समझो, कह रहा है जो एक अर्धचालक डायोड होता है उसमें विभव प्राचीर किसका विरोध करता है, तो वो दोनों का विरोध करता है, यानी दोनों क्षेत्रों के बहुसंख्यक वाहकों का। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 69 नंबर, 69 नंबर क्या लिखा हुआ है, लिखा है जर्मेनियम डायोड का प्राचीर विभव लगभग, ठीक, तो ये याद करने वाला क्वेश्चन है। जर्मेनियम डायोड का जो प्राचीर विभव होता है वो होता है आपका 0.3 वोल्ट, ठीक, इसको आप याद कर लीजिए, आसान सा क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट आते हैं, आपको उसी अनुसार करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका 70 नंबर क्या लिखा हुआ है, लिखा है सिलिकॉन डायोड में संधि विभव का मान कितना होता है। अब देखो वो जर्मेनियम वाला पूछा गया था और ये सिलिकॉन का पूछा गया। कह रहा है जो सिलिकॉन डायोड होता है इसमें संधि विभव का मान कितना होता है, पहला लिखा है 0.2, फिर लिखा है 0.4, लिखा है 0.3, फिर 0.6, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 0.6 वोल्ट, यानी जो सिलिकॉन डायोड होता है उसमें संधि विभव का मान कितना होता है, 0.6 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका 71 नंबर, ठीक, इसको समझो, अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि एक ट्रांजिस्टर में, ट्रांजिस्टर क्या होता है उसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। लिखा है उत्सर्जक के अपद्रव का सांद्रण न्यूनतम होता है, फिर लिखा संग्राहक के अपद्रव का सांद्रण न्यूनतम होता है, फिर लिखा आधार के अपद्रव का सांद्रण न्यूनतम होता है, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, यानी आधार जिसको हम लोग बेस बोलते हैं। कह रहे जो ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर में जो आधार है उसके अपद्रव का जो सांद्रण होता है वो सबसे कम या न्यूनतम होता है, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 72 नंबर, इसको समझो, फिगर से आपको बताना है। कह रहा है एनपीएन ट्रांजिस्टर का परिपथ प्रतीक चिन्ह। अब देखो इसको ध्यान से समझ लो, दोनों फिगर हम आपको बना के बता रहे हैं। ऐसे एक लाइन कीजिए नीचे की तरफ, यहाँ से ऐसे और इसको ऐसे, ठीक, यहाँ पर इसके डार्क सर्किल बना लीजिए आप। देखो जब भी आपसे कहे पीएनपी, ध्यान से समझना, पीएनपी जब कहता है तो इसमें एरो नीचे की तरफ बनाना है आपको, और सेम यही फिगर ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। इस फिगर में अगर हम एरो ऊपर की ओर कर दें, ठीक है ना, यहाँ पर एरो हमने ऊपर कर दिया तो ये हो जाता है आपका एनपीएन का। तो ध्यान क्या देना है, जब एरो नीचे की तरफ रहे तो वो आपका होता है पीएनपी। दोनों फिगर हमने बना दिया और पूछा क्या गया आपसे यहाँ पर एनपीएन, यानी कह रहा है एनपीएन ट्रांजिस्टर का परिपथ। तो एनपीएन में एरो कहाँ होता है, ऊपर की ओर, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। क्लियर हो गया ना। दोनों ध्यान दीजिए, जो बी वाला है वो किसका है, ये है पीएनपी का, और डी वाला किसका है, एनपीएन का। पूछा गया था आपसे एनपीएन के बारे में, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 73 नंबर, लिखा है ट्रांजिस्टर मूल रूप से एक, ठीक है, शक्ति चालित, शक्ति मतलब पावर जिसको पी कहते हैं, विभव चालित साधन है यानी वी, प्रतिरोध चालित साधन है यानी प्रतिरोध आर यानी रेजिस्टेंस, और धारा चालित साधन यानी आई। तो ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा। आसान क्वेश्चन कह रहा है जो ट्रांजिस्टर है मूल रूप से क्या करता है, धारा चालित साधन है यानी करंट का फ्लो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 74 नंबर, ठीक, ज़्यादातर ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो कुछ क्वेश्चन आपको रटने भी पड़ेंगे और कुछ के कॉन्सेप्ट भी सीखने पड़ेंगे। अगला लिखा है ट्रांजिस्टर का संग्राहक ट्रायोड वाल्व के किसके समतुल्य होता है, यानी जो ट्रांजिस्टर का, ध्यान से समझो, ट्रांजिस्टर का जो संग्राहक होता है वो ट्रायोड वाल्व के किसके तुल्य होता है, तो वो उसके प्लेट के समान होता है, ठीक, ऑप्शन सी इसका
सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और 25 नंबर क्या लिखा हुआ है, पढ़िए ध्यान से। लिखा है ट्रांजिस्टर की रचना में प्रयुक्त सर्वाधिक सामान्य पदार्थ है। पहला लिखा है तांबा, फिर लिखा है सिलिकॉन, फिर लिखा है एबोनेट, फिर लिखा है चांदी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये आपके लिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। ठीक, इसकी चर्चा डिटेल में हम लोग कर चुके हैं पहले। यानी ट्रांजिस्टर की रचना में प्रयुक्त सर्वाधिक सामान्य पदार्थ है। चारों ऑप्शन आपको दिए गए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है ना, इसके पहले 50 क्वेश्चन हो गए थे आपके लॉजिक गेट के और 75 नंबर तक क्लियर कर चुके हैं। लिखा हुआ है किसी चालक के प्रतिरोध का तापीय गुणांक होता है। अब ध्यान से समझो, जरूरी नहीं है जो क्वेश्चन आया सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाए। क्वेश्चन का फॉर्मेट बदला जा सकता है और उससे रिलेटेड कितने प्रश्न आ सकते हैं उसकी भी चर्चा विशेष होगी। जैसे यहाँ पर लिखा किसी चालक का, ध्यान क्या देना आपको, बात किसकी कर रहा है, चालक की। तो यहाँ पर देखो क्या क्या चीजें आपको ढंग से पढ़नी है। एक तो आपको चालक पढ़ना है, एक आपको पढ़ना है अर्धचालक। क्या पढ़ना है, अर्धचालक, और एक पढ़ना है आपको अचालक। ठीक है ना, आपको अचालक के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, अर्धचालक के बारे में भी होनी चाहिए और चालक के बारे में। अब पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका क्वेश्चन क्या है। तो वो कह रहा है किसी चालक का जो प्रतिरोध का तापीय गुणांक होता है वो कैसा होता है। ऑप्शन दिया गया है हमेशा धनात्मक, हमेशा ऋणात्मक, शून्य या फिर अनंत। ठीक है ना, अब ध्यान से समझो। सबसे पहले चालक यानी कंडक्टर, अर्धचालक यानी सेमी कंडक्टर और अचालक मतलब इंसुलेटर। ठीक है ना, अब समझना क्या है, जो आपका चालक होता है उसका जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है वो होता है पॉजिटिव। कैसा होता है, पॉजिटिव। जो सेमी कंडक्टर है और जो इंसुलेटर है यानी जो अर्धचालक और अचालक है इन दोनों का होता है निगेटिव। तो आपको यहाँ पर 3 प्रश्नों की जानकारी हो जानी चाहिए। कौन कौन सी, कि किसी चालक के प्रतिरोध का जो तापीय गुणांक होता है। अब ये ऐसा क्यों है वो भी समझो आप, क्योंकि आपने फार्मूला पढ़ा होगा आर टी बराबर आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी। ठीक है ना, प्रतिरोध तापीय गुणांक, इस फार्मूले से चीजें निकल के आती हैं। तो अगर आपका चालक है, ध्यान से समझो, अगर आपका चालक है तो क्या होगा, हमेशा धनात्मक। अगर आपसे इससे रिलेटेड और क्वेश्चन पूछ दिए जाए चालक के अलावा अर्धचालक और अचालक, तो उसका होता है निगेटिव। आई होप आप बात समझ गए होंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हर एक पॉइंट आप अपने नोटबुक में नोट करते जाइए, वही हम बार बार आपको बताते हैं। अगर नोट नहीं करोगे तो अभी तो आपको चीजें सारी समझ में आ जाएंगी, उसके बाद फिर समझ में नहीं आएंगी। चलिए अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है पी प्रकार के अर्धचालक में एक होल बताता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। कह रहा है जो पी प्रकार का, ठीक, अब 2 प्रकार के होते हैं आपके, ध्यान से समझो। एक होता है आपका पी प्रकार, एक क्या होता है, एक होता है पी प्रकार और एक होता है एन प्रकार। ठीक है ना, पी टाइप और एन टाइप। अब ध्यान से समझना क्या कह रहा है, जो पी प्रकार का अर्धचालक होता है उसमें कह रहा है जो एक होल होता है वो बताता है। यानी होल क्या बताता है, लिखा है एक इलेक्ट्रॉन का अधिक एक अनुपस्थित इलेक्ट्रॉन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वो पी प्रकार कब बनते हैं, हमने क्या बताया था इसके पहले वाले लेक्चर में। पी प्रकार आपके तब बनेंगे जब आप त्रिसंयोजी मिलाओगे, उसमें 3 संयोजकता वाले। और एन प्रकार कब बनता है, जब 5 संयोजकता वाले मिलाए जाते हैं। तो अब समझना क्या है, ध्यान से, आपको पी प्रकार जो होता है इसमें संयोजकता कितनी होती है, 3। और जो एन प्रकार होता है, एन प्रकार में क्या होती है, 5 संयोजकता वाले तत्व होते हैं। अब कह रहे जो पी प्रकार का है तो इसमें एक होल किसको बताता है, ध्यान से समझो। कह रहा है इसमें एक होल किसको बताता है, तो ये होल बताता है एक अनुपस्थित इलेक्ट्रॉन को। किसको बताता है, अनुपस्थित इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। ठीक है ना, जल्दी से नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला देखिए क्या लिखा है, 78 नंबर। 78 में लिखा हुआ है, कह रहा है निम्नलिखित में से किन ठोस पदार्थों में होल आवेश वाहक होते हैं। ध्यान से समझो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आप ध्यान से पढ़ना, क्या आवेश वाहक होल भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं अगर पी प्रकार है। ध्यान से समझो, अगर पी प्रकार है तो अधिक संख्या में, अगर पी प्रकार है तो अधिक संख्या में होंगे आपके होल। अधिक संख्या में क्या होंगे, होल। और कम संख्या में क्या होंगे, कम संख्या में होंगे आपके इलेक्ट्रॉन। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट क्या समझना है, अगर एन प्रकार है, ठीक, हर एक पॉइंट आप नोट करते जाइए वीडियो को पॉज करके। अगर एन प्रकार है तो अधिक संख्या में होंगे इलेक्ट्रॉन। अधिक संख्या में क्या होंगे, अधिक संख्या में आपके होंगे इलेक्ट्रॉन।
और कम संख्या में क्या होंगे, कम संख्या में होंगे आपके होल। ठीक, अब आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किन ठोस पदार्थों में होल आवेश वाहक होते हैं। पहला लिखा है निज अर्धचालक, फिर लिखा है आयनिक ठोस, फिर पी अर्धचालक, फिर चौथा लिखा है ए और सी दोनों। अब ध्यान से समझो, पी अर्धचालक और पहला लिखा हुआ है यहाँ पर निज, या इनको नैज भी बोलते हैं। ठीक, किसी किसी बुक में आपको निज मिलेगा और किसी किसी बुक में आपको मिलेगा नैज। इतनी बात समझ गए। तो निज या नैज बोलो, और इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक, यानी निज अर्धचालक और पी अर्धचालक, इन दोनों में जो होल होते हैं वो आपके कह रहा है होल आवेश वाहक होते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन इसका ए भी सही है और सी भी सही। तो ऑप्शन आप सही कौन सा करोगे, ऑप्शन डी सही करोगे, क्योंकि ऑप्शन डी में आपका लिखा हुआ है कि ए और सी, क्या लिखा हुआ है, ए और सी दोनों। क्लियर हो गई ना बात। तो ऐसे आप कैसा भी क्वेश्चन आए, घुमा फिराकर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्या क्या उसमें पॉइंट दिए गए, हर एक ऑप्शन को ढंग से पढ़िए। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, जल्दबाजी में पी अर्धचालक ज्यादातर लोग कर देंगे या नैच। पहले देख लो आप कि दोनों ऑप्शन तो नहीं सही कहीं यहाँ पर, उस हिसाब से आपको काम करना है। तो ये नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए 79 नंबर, क्या लिखा हुआ है। लिखा है एक जर्मेनियम क्रिस्टल अर्धचालक में कौन सा बंधन होता है। ठीक, पहला लिखा धात्विक, आयनिक, वान डेर वाल्स, सहसंयोजी। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक, कुछ क्वेश्चन आपको ढंग से पढ़ने पड़ेंगे, यानी रटने पड़ेंगे, ऐसा आप समझ लीजिए। कह रहा है एक जर्मेनियम क्रिस्टल, ठीक है ना। अब जर्मेनियम और सिलिकॉन दो अर्धचालक होते हैं, तो जो जर्मेनियम क्रिस्टल अगर उसमें कौन सा बंधन होता है, तो उसमें होता है सहसंयोजी बंधन। क्लियर हो गया ना। अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, एनडीए और एयरफोर्स दोनों में आया हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। और इसकी चर्चा थोड़ी डिटेल में करेंगे, 2-3 मिनट का समय लेंगे आपका। देखो, जब भी ऐसे फिगर वाले क्वेश्चन है थोड़े अच्छे लेवल के होते हैं, इसमें आपको 2-3 चीजें ध्यान रखने। ठीक, जैसे हम लोग जब पीएन संधि डायोड जोड़ते हैं, ठीक, तो इस टाइप से कुछ होता है। ऐसे मान लीजिए आप, इसमें जो ये वाला सिरा होता है, ध्यान से समझना, ये वाला सिरा होता है आपका P और ये वाला सिरा होता है N। अब यहाँ पर 2-3 पॉइंट समझो। ठीक, इस टाइप से क्वेश्चन जरूर आते हैं, आपके एयरफोर्स का एग्जाम हो, चाहे एनडीए का हो, चाहे नेवी का, और अच्छे होते हैं, जल्दी होते नहीं है। कॉन्सेप्ट समझिए आप, तभी आप सही से कर पाओगे। अगर P क्षेत्र पॉजिटिव से जुड़ा हो और N क्षेत्र निगेटिव से जुड़ा हो, यानी P फॉर पॉजिटिव, ऐसे आप समझ लो P पॉजिटिव से जुड़ा हो और N निगेटिव से, तो ये होता है अग्र अभिनत। ये क्या होता है, अग्र अभिनत, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बेस। ठीक, अगर ध्यान से समझना, अगर यहाँ पर जो P क्षेत्र है वो आपका निगेटिव से जुड़ा हो और जो N क्षेत्र है वो पॉजिटिव से जुड़ा हो, यानी देख रहे होगे आप क्रॉस कंडीशन बन रही है। ठीक है ना, अगर ऐसी है तो उसको हम लोग बोलते हैं पश्च अभिनत। क्या बोलते हैं, पश्च अभिनत। और इंग्लिश में आप बोल सकते हो रिवर्स बेस। ठीक, ये फॉरवर्ड बेस और ये रिवर्स बेस। अब ध्यान क्या देना है, जब भी अग्र अभिनत होगा तो उसमें धारा बहेगी, यहाँ पर ऊपर की तरफ लिखे दे रहा है, उसमें धारा बहेगी, और जब पश्च अभिनत होगा तो उसमें धारा नहीं बहेगी। फिर से समझ लीजिए, अगर आपका पीएन संधि जो होता है, पी क्षेत्र पॉजिटिव से जुड़ा है और एन क्षेत्र निगेटिव से जुड़ा है, तो उसको हम लोग कहेंगे अग्र अभिनत फॉरवर्ड बेस्ड। अगर पी क्षेत्र निगेटिव से जुड़ा है और एन क्षेत्र पॉजिटिव से जुड़ा है, तो उसको हम लोग कहेंगे पश्च अभिनत। क्या कहेंगे, पश्च अभिनत। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या समझना है आपको, अगर अग्र अभिनत है तो उसमें धारा बहेगी, फिर उसको सॉल्व किया जाता है जैसा कि क्वेश्चन होता है। और अगर पश्च अभिनत है, ध्यान से समझो, और अगर पश्च अभिनत है तो उसमें धारा नहीं बहेगी, डायरेक्ट हम लोग कर देते हैं धारा का मान 0। क्या कर देते हैं, डायरेक्ट हम लोग कर देंगे धारा का मान 0। अब दूसरी चीज समस्या ये होती है कि पॉजिटिव निगेटिव तो लिख दिया, अब कुछ लोग क्वेश्चन देख रहे होंगे, बड़ा मन में विचार चल रहा होगा, जैसे देखा यहाँ भी निगेटिव है, यहाँ भी निगेटिव है, इसके बाद वाले में यहाँ कुछ दिया नहीं गया, यहाँ पर निगेटिव है, यहाँ कुछ नहीं दिया गया, यहाँ पर पॉजिटिव है, और यहाँ पर दोनों प्लस के हैं। अब आपके मन में एक विचार चल रहा होगा, तो ये तो बड़ी समस्या हो गई। आपने बताया कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आप ये समझो, जब भी दो वैल्यू निगेटिव या पॉजिटिव दे जाए उससे मतलब नहीं है, समझना आपको ये है कि जो कम हो, ध्यान से समझो,
जो कम हो उसको मानोगे निगेटिव और जो ज्यादा हो उसको मानोगे पॉजिटिव। ठीक, केवल चिन्ह से मतलब नहीं है, जो कम हो उसको मानोगे निगेटिव और जो ज्यादा हो उसको मानोगे पॉजिटिव। इतनी बात समझ गए। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें अगर हम लोग देखना चाहें, ध्यान से समझना, जैसे ये वाला n का सिरा है, ये n हो गया, ये p हो गया। अब देखो इन दोनों में कम ज्यादा क्या है, जो माइनस की वैल्यू होती है ये कम होगी और ये वाली होगी आपकी ज्यादा। ठीक है ना, तो ज्यादा वाले को हमने क्या बोला, ज्यादा वाले को क्या मानना है आपको, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया, और कम वाले को क्या मानना है, निगेटिव, तो ये वाला निगेटिव होगा। अब देखो निगेटिव निगेटिव से जुड़ा है, पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ा है, इसका मतलब ये है अग्रभिन्नत। ये क्या है, अग्रभिन्नत। इतनी बात समझ गए। पूछा गया आपका निम्नलिखित चित्रों में से दर्शाए गए डायोडों में से कौन सा पश्च दिक है ना, क्या पूछा गया आपसे, पश्च दिशिक, यानी आपसे रिवर्स बेस्ड पूछा गया। तो पहला तो आपका फॉरवर्ड बेस्ड है यानी अग्रभिन्नत, तो ये वाला तो नहीं होने वाला। आगे बढ़ते हैं। अब देखो जब पृथ्वी से कोई चीज जोड़ दी जाए तो वहां पर आप मान लो जीरो और ये है निगेटिव, जीरो और निगेटिव में ये हो गया कम वाला। ठीक है ना, ये कैसा हो गया, कम वाला, और ये क्या हो गया, ज्यादा। फिर कॉन्सेप्ट पर वापस आओ। कॉन्सेप्ट क्या है आपका कि जो कम है उसको निगेटिव मानोगे, तो कम वाला क्या हो गया, ये हो गया निगेटिव, और ये क्या हो गया, पॉजिटिव। अब देखो पॉजिटिव p से जुड़ा है और निगेटिव n से जुड़ा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आई होप आप बात अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहे तो आप बैक करके वीडियो फिर से समझिए जो हमने कॉन्सेप्ट बताया आपको। अब तीसरा क्या है, तीसरे में हमने क्या कहा, जब कुछ ना नीचे लिखा हो तो वहां पर क्या मान लो, जीरो, वहां पर क्या मानोगे, जीरो मान लो, और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव। अब जीरो और पॉजिटिव ये बड़ा है, तो बड़ा वाला क्या मानोगे, पॉजिटिव, और कम वाला क्या मानोगे, निगेटिव। अब देखो ये इसका p और n, जो ये लाइन खिंची होती है निगेटिव सिरा होता है, जो ये त्रिभुज जैसा आप बना देख रहे हो ये p क्षेत्र होता है। अब देखो p निगेटिव से जुड़ गया और n पॉजिटिव से, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, यानी यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और आपसे पश्च दिशिक पूछा गया था तो आपका पश्च दिशिक यही हो जाएगा। आई होप आप बात समझ गए होंगे। क्या हो गया भाई, ठीक, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी। फिर से समझ लो, हमने कहा क्या कि जब p पॉजिटिव से जुड़ा और n निगेटिव से, जो आपको समझाया, तो अग्रभिन्नत, और अगर रिवर्स हो जाए यानी पॉजिटिव वाला निगेटिव से जोड़ दिया जाए और निगेटिव वाला पॉजिटिव से, तो उसको कहते हैं पश्च दिशिक या रिवर्स बेस्ड। तो ऑप्शन आपका पश्च दिशिक वाला ही पूछा गया था, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। आई होप आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला देखिए 81 नंबर, क्या लिखा हुआ है, लिखा है p प्रकार के अर्धचालक में होता है। अब देखो p प्रकार n प्रकार, इसके पहले वाले लेक्चर पे जहां हम लोगों ने 75 नंबर तक क्वेश्चन कवर किए थे, डिटेल में हमने समझाया, आप वो वीडियो जरूर देखिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। कह रहा है p प्रकार के अर्धचालक में होता है एक इलेक्ट्रॉन का अधिक एक अनुपस्थित इलेक्ट्रॉन। देखो p प्रकार, ठीक, तो जैसे p प्रकार का है तो आपके मन में आना चाहिए होल, और होल कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन जो है आपका बाहर निकल जाएगा। होल कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलने का मतलब हो गया एक अनुपस्थित इलेक्ट्रॉन, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। क्लियर हो गया ना पॉइंट। अच्छे क्वेश्चन है और ये इलेक्ट्रॉनिक की प्रैक्टिस चल रही है और ये वीडियो नंबर 4 है। जिन लोगों ने इसके पहले का नहीं देखा जरूर जाके देखिए, ताकि हर एक पॉइंट आपका क्लियर होता रहे। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अगला लिखा है पीएन संधि डायोड का प्राचीर विभव, कह रहा निम्न पर निर्भर नहीं करता। अब ध्यान से समझो, कह रहा जो पीएन संधि होता है, जो पीएन संधि है वो कह रहा है, उसके बाद में ध्यान से पढ़ो, पीएन संधि डायोड का कह रहा है प्राचीर विभव, किसकी चर्चा की गई है, प्राचीर विभव निम्न पर निर्भर नहीं करता है। पहला देखो लिखा हुआ ताप, तो ताप पर निर्भर करता है। आगे लिखा है अग्रभिन्नत, तो अग्रभिन्नत होगा तभी धारा बहेगी, तो ये भी पॉइंट निर्भर करता है। फिर लिखा अपमिश्रण घनत्व, तो इस पर भी निर्भर करता है। लिखा है डायोड डिजाइन, आप खुद समझिए डिजाइन से कोई लेना देना नहीं होता है। डिजाइन से अब जैसे हम ही पढ़ा रहे हैं तो आपको हमारी शक्ल से कोई मतलब नहीं होगा, हम कैसा पढ़ा रहे हैं हमारे कंटेंट से मतलब होगा, हमारे क्वेश्चनों से मतलब होगा, समझ गए ना। तो इसी प्रकार आप समझ लीजिए कि जो पीएन संधि डायोड होता है वो डायोड डिजाइन पर निर्भर नहीं करता। नहीं वाला पूछा गया, हर एक चीज ध्यान से समझिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं 83 नंबर। 83 नंबर क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ो। लिखा हुआ है ट्रांजिस्टर बनाने के लिए मुख्य उपयोगी पदार्थ होता है, यानी ट्रांजिस्टर। अब ध्यान से समझो, समझना क्या है आपको, जैसे यहाँ पर लिखा है ट्रांजिस्टर, क्या लिखा है, ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर बनता कैसे है, पीएनपी या एनपीएन, ठीक है ना। अब डायोड से ही तो ट्रांजिस्टर बनाते हो, और डायोड से क्या बनता है, देखो क्वेश्चन कितना घुमाया गया है।
पहला लिखा है तांबा, फिर लिखा हुआ है सिलिकॉन, फिर लिखा हुआ है एबोनाइट, फिर लिखा हुआ है सिल्वर। तो सिलिकॉन से ही तो आप डायोड बनाते हो, तो जब डायोड जिससे बनता है उससे ट्रांजिस्टर बनेगा। तो सिलिकॉन और ये तांबा, एबोनाइट और क्या दिया गया है, सिल्वर। तो सिलिकॉन से आप बनाते हो डायोड और डायोड से ही बनता है ट्रांजिस्टर। ठीक है ना, घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसको भी नोट कर लीजिए। अगला देखते हैं प्रश्न 84 नंबर। पढ़ो क्या लिखा हुआ है 84 नंबर में। लिखा है पीएन संधि डायोड को अग्र अभिनत में, ध्यान से पढ़ो, पीएन संधि डायोड को अग्र अभिनत में रखने पर, अब ध्यान से समझो, कह रहा है पीएन संधि डायोड को जब अग्र अभिनत में रखते हो, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए यहाँ पर। पीएन संधि डायोड और दूसरा वर्ड दिया गया है अग्र अभिनत, क्या दिया गया है, अग्र अभिनत। तो पीएन संधि डायोड में अग्र अभिनत पहला पॉइंट पढ़िए। लिखा है अवच्छय परत की चौड़ाई बढ़ती है, फिर लिखा है प्रतिरोध बढ़ता है, फिर लिखा है दोनों घटते हैं, फिर लिखा है उपरोक्त में से कोई नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन, ऐसा भी आप कह सकते हैं। समझिए कितना घुमाया गया, ध्यान से समझना। कह रहा है पीएन संधि डायोड को अग्र अभिनत में रखने पर, समझो बात को, जब आप अग्र अभिनत में रखोगे तो इसका मतलब धारा बहेगी, यानी उसमें धारा होगी। धारा होगी कब, धारा कब होती है, जब आपका प्रतिरोध या तो होगा नहीं या तो बिल्कुल कम होगा। ठीक, अब कह रहा है ये प्रतिरोध बढ़ता है तो दूसरा ऑप्शन तो होना नहीं। पहला लिखा है अवच्छय परत की चौड़ाई बढ़ती, तो अवच्छय परत की चौड़ाई भी घटती है, ध्यान से समझो। अगर धारा बह रही है तो अवच्छय परत की चौड़ाई घटती है और आपका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध भी घटता है। तो तीसरा ऑप्शन दिया गया आपको, दोनों घटते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है कि पीएन संधि डायोड को अग्र अभिनत में रखने पर क्या होता है, प्रतिरोध घटता है। पहला पॉइंट ये याद कीजिए, आप नोटबुक में लिखिए। दूसरा अवच्छय परत की चौड़ाई घटती है, तो यहाँ पर तीसरे ऑप्शन में दिया दोनों घटते, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। क्लियर। अगले क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए 85 नंबर, क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। लिखा हुआ है धारा लाभ बीटा इक्वल 19। ठीक, ये न्यूमेरिकल आपका इसी चैप्टर का न्यूमेरिकल बहुत आसान होते लगाना, बस न्यूमेरिकल में आप फार्मूला आपको आना चाहिए और मात्रक को चेंज करना आना चाहिए। लिखा है धारा लाभ बीटा इक्वल 19 वाले ट्रांजिस्टर की उभयनिष्ठ उत्सर्जक व्यवस्था में यदि आधार धारा में, ध्यान से समझो, तीन चीजें इसमें मिलेंगी आपको। एक मिलेगा IE, इसको बोलते हैं उत्सर्जक धारा, क्या बोलते हैं, उत्सर्जक धारा। और दूसरा लिखा हुआ IC, इसको हम लोग कहेंगे संग्राहक धारा, क्या कहेंगे, संग्राहक धारा। और तीसरा मिलेगा आपको IB, आधार धारा। ठीक, तीन ही वर्ड आपको इन न्यूमेरिकलों में ज्यादातर मिलेंगे, इसको हम लोग कहेंगे आधार धारा। इतना क्लियर हो गया। फिर कह रहा आधार धारा में 0.4 मिली एम्पियर का, तो आधार धारा यानी IB, कहने का मतलब ये है कि IB का मान आपको दिया गया 0.4 मिली एम्पियर। मिली को जब आप कन्वर्ट करोगे 10 की घात -3 और ये हो जाएगा एम्पियर। मात्रक को कन्वर्ट करना आना चाहिए आपको, इनको जरूर तैयार कर लीजिए। कहीं डेसीमीटर मिल जाए तो 10 की घात -1, सेंटीमीटर मिल जाए 10 की घात -2, मिलीमीटर 10 की घात -3, फिर मिलेगा आपको इंपॉर्टेंट माइक्रो 10 की घात -6, नैनो में 10 की घात -9, एंगस्ट्राम में 10 की घात -10, पिको में 10 की घात -12 और फर्मी में 10 की घात -15। जो ज़्यादा यूज होते हैं इनको आप जरूर तैयार कर लीजिए। ठीक, IB का मान हो गया। फिर कह रहा है उसके परिवर्तन किया जाए तो संग्राही यानी संग्राहक धारा में परिवर्तन क्या होगा। तो देखो मेन होता है इसका फार्मूला, फार्मूला क्या होता है, बीटा इक्वल डेल्टा IC बटे डेल्टा IB। ठीक, ये फार्मूला होता है। बीटा का मान आपको दिया गया है, डेल्टा IB भी दिया गया, इसमें आप डेल्टा भी जोड़ सकते हो। डेल्टा IB दिया गया यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। तो इधर सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझो। तो अगर इस फार्मूले से डेल्टा IC बराबर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, बीटा इंटू डेल्टा IB। ठीक, इसके नीचे एक आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हो, डेल्टा IC निकालना है। तो डेल्टा IC इक्वल बीटा का मान कितना दिया गया है 19, उसके बाद में वैल्यू दी गई डेल्टा IB की 0.4 10⁻⁻3, इसका आप गुणा करा दीजिए, 6 आ जाएगा 7। ठीक, एक अंक पे दशमलव लगा दोगे 10 की घात -3। अब देखिए ऑप्शन 7.6 कहीं दिया गया, बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान से एक चीज और, ये लिखा है 10 की घात -3, तो -3 का मतलब वही हो जाएगा मिली एम्पियर। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। बिल्कुल आसान है, बीटा इक्वल डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन फटाफट से। अगला क्या लिखा हुआ है 76 नंबर। 76 में लिखा हुआ है एक ट्रांजिस्टर, ध्यान से समझो, एक ट्रांजिस्टर के आधार धारा में 25 माइक्रो एम्पियर। फिर देखो आधार धारा बोल रहा है
जब भी आधार धारा का है तो ये हो गया आपका डेल्टा आई बी। ठीक, आधार धारा बोल रहा है, आधार धारा में कह रहा 25 माइक्रो एम्पियर। ध्यान से समझो, ये माइक्रो का सिंबल होता है और अभी अभी हमने आपको बताया माइक्रो मिल जाए तो माइक्रो में 10 की घात -6 का गुणा करते हैं। अब ये हो गया एम्पियर में। फिर कह रहा है परिवर्तन करने पर यहाँ देखो लिखा संग्राहक धारा में इतने मिली एम्पियर। संग्राहक धारा क्या होती है? डेल्टा आई सी। तो डेल्टा आई सी का मान दिया गया आपको 0.55 और मिली का मतलब 10 की घात -3 एम्पियर। ठीक, का परिवर्तन होता है बीटा का मान पूछ रहा है। अभी अभी हमने बताया बीटा बराबर क्या होता है? डेल्टा आई सी बटे डेल्टा आई बी। ठीक, इसको आप सॉल्व कर लेना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए इसका आंसर क्या है। ठीक, बिल्कुल आसान, अभी बताया सेम उसी टाइप का है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला 87। ठीक, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, थोड़ा सा और लेवल आप थोड़ा आगे मान सकते हो उसके। क्या लिखा हुआ है? एक ट्रांजिस्टर का धारा लाभ एल्फा, देखो ध्यान से, धारा लाभ एल्फा बराबर दिया गया है 0.95। फिर कह रहा है उत्सर्जक धारा में परिवर्तन। उत्सर्जक धारा क्या होती है? ई। उत्सर्जक धारा में ई जोड़ोगे, संग्राहक धारा में सी जोड़ोगे, आधार धारा में बी जोड़ोगे, तीनों पॉइंट आने चाहिए। डेल्टा आई ई बराबर कितना दिया गया है? 10 मिली एम्पियर। 10 क्या है? मिली एम्पियर। फिर कह रहा तो आधार धारा में परिवर्तन, आपसे पूछा गया है डेल्टा आई बी का मान। अब ध्यान से समझो, थोड़ा सा ट्विस्ट कहानी में। डेल्टा आई ई दिया गया है, एक फार्मूला और याद कीजिए आप, डेल्टा आई ई इक्वल, याद करना है आपको, डेल्टा आई ई इक्वल होता है डेल्टा आई सी प्लस डेल्टा आई बी। यानी आधार धारा और संग्राहक धारा यदि दोनों को हम जोड़ दें तो वो उत्सर्जक धारा के बराबर होता है। अब समझो, उत्सर्जक धारा 10 मिली एम्पियर दी गई, बी पूछा है, तो पहले निकालो डेल्टा आई सी, और धारा लाभ का फार्मूला अल्फा या बीटा दोनों मान सकते हो, तो क्या होता है? डेल्टा आई सी बटे नीचे क्या हो जाएगा? डेल्टा, अब जिसका मान दिया गया है। अब देखो बीटा बराबर डेल्टा आई सी, दूसरा भी समझ लो, बीटा बराबर होता है डेल्टा आई सी बटे डेल्टा आई बी। ध्यान से समझो, जब बीटा निकालना हो तो सी के नीचे बी, यानी ओवरऑल आप कॉमन चीज एक देख रहे होगे क्या, कि ऊपर दोनों में संग्राहक धारा ही रहती है। जब बीटा बराबर तो डेल्टा आई सी बटे डेल्टा आई बी, और जब अल्फा बराबर तो डेल्टा आई सी बटे, अब अल्फा का मान आपको कितना दिया गया है? 0.95। इससे निकाल लोगे डेल्टा आई सी, और डेल्टा ई का मान कितना दिया गया था? 10। इधर मल्टीप्लाई कराओगे तो आ जाएगा 9.5 इक्वल डेल्टा आई सी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बहुत से लोग जल्दबाजी में ये वाला सही कर देंगे जो कि गलत हो जाएगा। ध्यान से समझो, पूछा क्या गया था आपसे? पूछा गया था, क्या हो गया, पूछा गया था आपसे डेल्टा आई बी का मान। अब ध्यान से समझो, डेल्टा आई सी आ गया, अब इस फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक है ना? तो अब डेल्टा आई ई की जगह पर रखोगे 10। ध्यान से समझो, डेल्टा आई ई की जगह क्या रख दिया? 10। डेल्टा आई सी की जगह क्या रखोगे? 9.5 और प्लस डेल्टा आई बी, क्योंकि आपसे आधार का पूछा गया था, इधर लाओगे तो 10 माइनस 9.5 इक्वल क्या हो जाएगा? डेल्टा आई बी। तो डेल्टा आई बी इक्वल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.5। अब देखिए ऑप्शन कौन सा है? कह रहा आधार धारा में परिवर्तन, तो 0.5 ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। जल्दबाजी में डी को गलत मत कर देना। तो ये फार्मूले होते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। ठीक, अभी बताया था हमने आपको कि आपको चेक करना है फॉरवर्ड बेस और रियर बेस। कह रहा चित्र में दिखाए गए परिपथ में लगे एक आदर्श पीएन संधि से प्रवाहित धारा है। अब ध्यान से समझो, हमने क्या सिखाया था? जो बड़ा उसको पॉजिटिव और जो कम उसको निगेटिव। अब 1 वोल्ट 2 वोल्ट में बड़ा क्या है? ये, तो ये क्या मान लो? पॉजिटिव, और ये क्या मान लो? निगेटिव। अब देखो पॉजिटिव इधर पी निगेटिव से जुड़ा है और निगेटिव पॉजिटिव से जुड़ा, यानी रिवर्स हो गया। रिवर्स बेस्ड में क्या होती है? धारा 0। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। बहुत आसान होते हैं, अगर नहीं सीख पाए तो हल करते रहोगे। जब भी देखो रिवर्स बेस्ड हो तुरंत आंसर सुन, उसको हल करने का प्रयास मत करो, टाइम नहीं खराब करना उसमें। क्लियर हुआ ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या लिखा हुआ है? अगला लिखा है एक तांबे तथा दूसरे जर्मेनियम का टुकड़ा कमरे के ताप से 80 केल्विन तक ठंडा किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और क्या गलतियां कर सकते हो उसको समझो। अब देखो, एक दिया गया है तांबा और एक दिया गया है जर्मेनियम, तो यहाँ पर लिख लो। एक क्या दिया गया है आपको? तांबा, और एक क्या दिया गया है? जर्मेनियम। तांबा आप जानते हो अच्छी तरीके से, ये क्या होता है? चालक, और ये क्या होता है? अर्धचालक। ये क्या होता है? अर्धचालक।
अब तांबे का जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, किसी भी चालक का जब ताप बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है, ध्यान से समझो। और अर्धचालक में क्या होता है, अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, ध्यान से समझो। अब इसमें कह रहा है ठंडा किया जाता है, हर एक चीज समझो ध्यान से, इसमें क्या कह रहा है, ठंडा किया जाता है। तो जब ठंडा करोगे यानी टेम्परेचर कम, यानी जो चालक है उसका टेम्परेचर आप कम कर रहे हो तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा क्या है, अर्धचालक, ध्यान से समझो, दूसरा क्या है आपका अर्धचालक। तो जब अर्धचालक का टेम्परेचर आप कम करोगे, ध्यान से समझो, अर्धचालक का जब आप टेम्परेचर कम करोगे तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अब क्वेश्चन को समझो, कह रहा है एक तांबा तथा दूसरा, कह रहा है प्रत्येक का प्रतिरोध बढ़ता है, प्रत्येक का प्रतिरोध घटता है। अब ध्यान से समझो, प्रत्येक नहीं, कह रहा है तांबे का प्रतिरोध बढ़ता है। अब देखो चालक का ताप बढ़ाने पर, ध्यान से समझो, चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, तो ताप घटाने पर प्रतिरोध घट जाएगा। और ताप घटाना ही तो हो रहा है क्योंकि ठंडा लिखा है, इसका मतलब आपका कह रहा है तांबे का प्रतिरोध घटता है तथा जर्मेनियम का प्रतिरोध बढ़ता है। तो आंसर डी विल बी राइट आंसर। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जल्दबाजी में गलती हो सकती है आपसे, ऐसी गलती कभी मत करिएगा। समझ में आ रहा, फिर से समझो, जब भी चालक की बात करें तो चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, ताप घटाने पर प्रतिरोध घटता है। अब आपसे कहा क्या गया है कि 80 केल्विन तक ठंडा किया जाता है, तो ठंडा करने का मतलब ही हो गया कि टेम्परेचर कम किया जा रहा है। और जब टेम्परेचर कम किया जाएगा चालक का जब टेम्परेचर आप कम करोगे तो उसका प्रतिरोध भी कम हो जाएगा, तो तांबे का प्रतिरोध घटता है तथा जर्मेनियम का जस्ट अपोजिट कंडीशन चलती है, तो जर्मेनियम का प्रतिरोध बढ़ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 90 नंबर, क्या लिखा हुआ है, पढ़ो ध्यान से। कह रहा है एक अर्धचालक में विद्युत चालकता उसका, अब ध्यान से समझो, फिर वही कॉन्सेप्ट घुमा कर आ गया। अर्धचालक है, सेमी कंडक्टर, हमने आपसे कहा जब अर्धचालक हो, ठीक, अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध जो है वो घटता है। अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, ताप बढ़ाने पर क्या होता है, प्रतिरोध घटता है। इतनी बात समझ गए। अच्छा, अर्धचालक में कह रहा है विद्युत चालकता, प्रतिरोध अगर घट रहा है तो आपकी चालकता बढ़ेगी, यानी जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो चालकता बढ़ती है, किसकी, अर्धचालक की। कह रहा अर्धचालक में विद्युत चालकता उसका, कह रहा ताप क्रम बढ़ाने पर उसके साथ घट जाती है, ताप बढ़ाने पर चालकता जो है बढ़ जाती, घटती नहीं, पहला ऑप्शन नहीं होगा। कह रहा ताप क्रम बढ़ने के साथ बढ़ती, तो ऑप्शन डी ही इसका सही हो जाएगा। फिर से समझ लो, जब आप अर्धचालकों का टेम्परेचर बढ़ाओगे, जब आप अर्धचालकों का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका प्रतिरोध घटेगा, और प्रतिरोध और चालकता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी जब आर नीचे की ओर यानी घटेगा तब तब आपका ये जी यानी चालकता बढ़ जाएगा, यानी जब प्रतिरोध घटता है तब चालकता बढ़ती है, और जब प्रतिरोध बढ़ता है तो चालकता घटती है। इतनी बात समझ गए। अब आपसे कह रहा है कि जो अर्धचालक है इसका विद्युत चालकता, तो ताप जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसकी चालकता बढ़ती जाएगी लेकिन प्रतिरोध घटता जाएगा। कई बार ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाती है और प्रतिरोध घट जाता है, और चालक में अर्धचालकों का जस्ट अपोजिट कंडीशन। आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे, ध्यान से समझिए और लिख लिख कर पढ़िए, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे, ठीक। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 91 नंबर, क्या लिखा हुआ है, 91 में लिखा हुआ है सिलिकॉन की बैंड अंतराल ऊर्जा होती है। अब देखो, सिलिकॉन की बैंड अंतराल, हमने इसके पहले वाले लेक्चर में आपको चालक, अर्धचालक, अचालक तीनों के बारे में बताया था। चालक क्या होते हैं, जिनकी बहुत कम होती है, 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्जित ऊर्जा अंतराल, जिसको फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। और अर्धचालक का क्या होता है, लगभग 1 के बराबर, और उसके बाद में अगर अचालक की बात करें तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा, यानी जो आपके चालक हैं यानी कंडक्टर, इनकी 0.07 लगभग, और जो आपके सेमी कंडक्टर हैं इनकी लगभग 1.1 या लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो आपके इंसुलेटर हैं यानी अचालक, इनकी होती 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी
ज्यादा। अब आपसे कह रहा है सिलिकॉन के बैंड अंतराल, तो बिटवीन 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लगभग इन दोनों के बीच में होती है सिलिकॉन, क्योंकि अर्धचालक है लगभग 1 के बराबर, तो 0.70 से ज्यादा, लगभग 1 के करीब, 1.1 से कम, तो सी विल बी राइट आंसर। सब अच्छे क्वेश्चन है और सभी आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं 92 नंबर। 92 नंबर में लिखा हुआ है एक एन प्रकार का अर्धचालक है। ध्यान से समझो, एन प्रकार। अब देखो कुछ लोगों के मन में ये बड़ा विचार चलता है, जैसे एन प्रकार बात करे वैसे मन में आने लगता है निगेटिव, और जैसे पी प्रकार बात करे तो वैसे आने लगता है पॉजिटिव। लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज को तो समझो, लैंग्वेज नहीं समझोगे तो सब बिगड़ जाएगा। एन प्रकार निगेटिव, पी प्रकार पॉजिटिव, इस वजह से क्योंकि एन प्रकार के जो भी अर्धचालक होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है, यानी बहुसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, और कम संख्या में होते हैं कोटर। क्लियर हुआ, जिनको होल्स बोलते हो। और पी प्रकार में कोटर ज्यादा होते हैं और इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। आई होप आप बात समझ पा रहे होंगे। तो एन निगेटिव सही है कब, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि एन प्रकार का अर्धचालक कहला ऋणावेशित, धनावेशित, उदासीन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एन प्रकार का अर्धचालक में ये नहीं पूछा गया आपसे निगेटिव पॉजिटिव, आपसे पूछा गया वो अर्धचालक होता कैसा, तो होता तो वो विद्युत से उदासीन है। ठीक, एक और क्वेश्चन लैंग्वेज बनता है कि एन प्रकार का अर्धचालक विद्युत से होता है। देखो पहला ऑप्शन आपको ऋणावेशित दिया गया ताकि आप जल्दबाजी में क्लिक करो, अगर गलती से भी गलत कर दिया तो ये तो जाएगा साथ में पड़ोसी का 0.25 लेके जाएगा, माइनस मार्किंग। समझ रहे हो ना। तो जल्दबाजी में चाहे एन प्रकार पूछे चाहे पी प्रकार, दोनों विद्युत से उदासीन। क्लियर हुआ पॉइंट। एन प्रकार निगेटिव का मतलब ये होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है और प्रोटॉनों की संख्या कम, लेकिन होते दोनों हैं। क्लियर हुआ ना पॉइंट। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखो 93 नंबर, क्या लिखा हुआ है। लिखा है किसी कुचालक में संयोजी बंध व चालन बंध के बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल निम्न कोटि का होता है। अब देखो कुचालक तीन बताए हमने, एक कंडक्टर यानी चालक, एक सेमी कंडक्टर और एक हो गया आपके इंसुलेटर। तीन ही चीजों की बार बार चर्चा हो रही है। ठीक, कंडक्टर में लगभग 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है फॉरवर्डन एनर्जी गैप, वर्जित ऊर्जा अंतराल, जिसको हम लोग बोल देते हैं ईजी। क्या बोलते हो, ईजी। और सेमी कंडक्टर में लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो इंसुलेटर होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा। अब देखो कह रहा किसी कुचालक, कुचालक को ही इंसुलेटर बोलते हैं, और या फिर अचालक कह दो आप। कुचालक, अचालक और इंसुलेटर तीनों एक ही चीज हो गई है ना। संयोजी बंध व चालन बंध के बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल। अब देखो संयोजी बंध चालन बंध तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा, कुचालक में हमने क्या बोला 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगा तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक, 1 हो नहीं सकता, 0. अगर चालक का पूछे तो ये सही करोगे लगभग में, और अगर अर्धचालक का पूछे यानी सेमी कंडक्टर तो लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर इंसुलेटर यानी कुचालक बोले, इंसुलेटर बोले चाहे अचालक, तीन नाम देकर आपको कुछ भी दे सकता है, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अगला लिखा है जब अर्धचालक को गर्म करते, अब ध्यान से समझो, अर्धचालक को गर्म करते, देखो घुमा करके आ रहा है यानी सेमी कंडक्टर। अभी आपको हमने समझाया कि जब इसका टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका प्रतिरोध घटता है। अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, और अगर बात करें चालकता की तो चालकता बढ़ेगी। अब कह रहा है एक अर्धचालक है, ठीक, सेमी कंडक्टर को गर्म करते, तो ओवरऑल पॉइंट तो यही हो गया, गर्म करने का मतलब क्या हो गया कि उसका टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध क्या होगा, घट जाएगा। कहीं दिया गया ऑप्शन, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रतिरोध घटता। अगर प्रतिरोध की जब लिख दे चालकता, ध्यान से समझो, प्रतिरोध की जब क्या लिख दे चालकता, तो चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये पॉइंट आप याद रखो, अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, चालकता बढ़ती है। लेकिन चालक अगर हो जाए तो जस्ट अपोजिट कंडीशन, एक आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, दूसरा ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। क्लियर हुआ ना पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगला क्या है क्वेश्चन 95 नंबर, पढ़िए फटाफट से। लिखा हुआ एलईडी फिर डॉट 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 का इस्तेमाल करके बनाई जाती है। एलईडी किसका इस्तेमाल करके, पहला लिखा है जर्मेनियम, फिर लिखा है सिलिकॉन, फिर लिखा हुआ कार्बन, और फिर लिखा है डी गैलियम और आर्सेनिक। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, गैलियम और आर्सेनिक से मिलकर एलईडी। एलईडी का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछेगा, लाइट इमिटिंग डायोड। इसको भी आप नोट कर लीजिए, एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड। को कह रहा किसका इस्तेमाल करके बनाई जाती है, तो हो जाएगा गैलियम और आर्सेनिक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला क्या लिखा हुआ है। ठीक, एकदम वन लाइनर टाइप पॉइंट है, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाना और बहुत ज़्यादा कठिन भी आपका पेपर नहीं आता है जो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो।
क्या लिखा हुआ है, पढ़ो ध्यान से। कह रहा है डायोड के कार्य की तुलना निम्नलिखित विकल्पों में से किसके कार्य के साथ की जाती है। ध्यान से समझो, कह रहा है जो डायोड का कार्य है, इधर ध्यान से समझो, जो डायोड का कार्य है, कह रहा है इसकी तुलना निम्नलिखित विकल्पों में से किसके साथ की जाती है। पहला लिखा फ्यूज, फिर लिखा हुआ रिले, फिर लिखा हुआ कायल, फिर लिखा स्विच। अच्छी तरीके से जानते हो आप ये किसके तुल्य होता है, स्विच के तरीके कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है 97 नंबर। 97 में लिखा है पीएन संधि के अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई डॉट 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 होती है। अब ध्यान से समझो, पीएन संधि के जो अवक्षय क्षेत्र की यानी बीच की जो चौड़ाई होती है वो लगभग आपकी 10 की घात -6 मीटर। ठीक, कभी ऑप्शन में ऐसा देगा और यहाँ पर देखोगे आपको दिया गया 1 माइक्रोमीटर। ठीक, तो ये भी सही हो जाएगा। अगर सेंटीमीटर में देगा, ध्यान से समझो, हो गया चल क्यों नहीं, अगर सेंटीमीटर में दे, ये हो गया यार, बोर्ड को प्रॉब्लम हो ही जाती है कुछ ना कुछ। एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड फिर से स्टार्ट करते हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, आगे वहीं पर देखिए समझिए। ये भी नहीं चल, एक सेकेंड, कुछ 10-20 सेकेंड रुक जाते हैं, वेट कर लीजिए आप लोग भी। ठीक है, चलने लगा। देखो समझो ध्यान से, क्या आप बता रहे थे कि पीएन संधि डायोड के 3 टाइप से आपसे दे सकता है, या तो 10 की घात -6 मीटर, ठीक, या फिर आपको दे देगा 1 माइक्रोमीटर, और या फिर अगर सेंटीमीटर में तो 10 की घात -4 सेंटीमीटर। क्योंकि आप सभी लोग जानते हो जब हम लोग 1 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करते हैं तो 10 की घात -2, ठीक है ना। अभी हमने आपको बताया था अगर डेसीमीटर बदलना है तो 10 की घात -1, सेंटी में -2, मिलीमीटर में -3, माइक्रो में -100, इसी प्रकार चलते चले जाते हैं। अब देखो आपका ऑप्शन क्या दिया गया, 1 माइक्रोमीटर। इस वजह से हमने बाकी पॉइंट लिखे हैं ताकि एग्जाम में अगर ये आपको ना दिया जाए, ये वाला दिया जाए, तो आपको 10 की घात -6 जिसको 1 माइक्रोमीटर बोलते हैं और सेंटीमीटर में हो जाएगा। ठीक, तो ये था 97 नंबर। बाकी पॉइंट पे आप समझते चलिए और नोट करते चलिए। नेक्स्ट देखते हैं 98 नंबर, और 2 इसके बाद क्वेश्चन और, क्योंकि आज हम लोग 100 नंबर तक ही कवर करेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, अगला लिखा है सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक डायोड में कितनी संधियां होती है। तो आप पीएन संधि डायोड अच्छी तरीके से बनाते हो तो उसमें संधियां कितनी होती हैं, 1। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा सोचना ही नहीं है आपको। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, अगला लिखा है 98। क्या लिखा है, पढ़ो ध्यान से। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिस्टल डायोड को फिर डॉट डॉट यानी खाली स्थान भी कहा जाता है। यानी क्रिस्टल डायोड का दूसरा नाम, पहला लिखा सुरंग डायोड, फिर लिखा है फोटो डायोड, फिर लिखा है परिवर्ती प्रतिघात डायोड, फिर लिखा पीएन संधि डायोड। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। यानी जो आपका क्रिस्टल डायोड होता है इसका दूसरा नाम क्या है। कभी आपसे ऐसे पूछ सकता है कि क्रिस्टल डायोड का दूसरा नाम क्या होता है, या क्रिस्टल डायोड को खाली स्थान भी कहा जाता है तो उसको कहा जाता है पीएन संधि डायोड। कभी रिवर्स पूछ देगा, आपसे कहेगा पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड क्रिस्टल डायोड को कहा जाता है, दोनों आप रिवर्स समझ सकते हो। तो ये हो गया 99। नेक्स्ट देखते हैं 100 नंबर और लास्ट, क्या लिखा हुआ है, लिखा है फॉरवर्ड बेस। अब देखो फॉरवर्ड बेस्ड का मतलब हो गया अग्रभिनत और रिवर्स बेस्ड का मतलब पश्चाभिनत, दोनों वर्ड समझो। कह रहा है पीएन जंक्शन में क्या होता है, पहला लिखा उच्च प्रतिरोध, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कॉन्सेप्ट, कभी कभार बहुत खतरनाक क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्ट आप समझो। फॉरवर्ड बेस्ड का मतलब कह रहा है आपसे, कहने का मतलब उसने कहा अग्रभिनत। अब हमने अभी आपको बताया था कि जब अग्रभिनत होता है तो उसमें धारा होगी, और पश्चाभिनत है तो धारा नहीं होगी। और धारा कब होगी, जब आपका प्रतिरोध कम होगा या नहीं होगा। अगर प्रतिरोध ज्यादा है तो धारा कम होती चली जाती है, क्योंकि ओम के नियम में V इक्वल IR हम लोग यही सीखते हैं। ठीक, तो कह रहा फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन में क्या होता है, तो इसमें होता है निम्न प्रतिरोध।
तो यहाँ तक हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कवर कर लिए।